10 साल को वापस लाने के लिए हमको 5 लाख करोड़ चाहिए, हम वो भी नहीं मांग रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसका 1% जो कि 5,000 करोड़ है वो भी मिल जाए, हम तब भी जो है देश को, अपने प्रदेश को वापस पटरी पे ला सकते हैं। हमारी स्टेट के लिए ये इतनी बड़ी कैलेमिटी है कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करना मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का जो है वो हक बनता है। तो एक नेशनल कैलेमिटी रिलीफ कंटिजेंसी फंड बनता है जिसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। अब ये पैसा लेने में हमको तकलीफ क्या है और ये पैसा लेने में हमको इशू क्या है, और हम क्यों नहीं ये मुंह से बोल पा रहे कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी बात, नेशनल डिजास्टर घोषित होने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट है ऋण माफी का। आपके घरों के जो हमने होम लोन्स लिए हुए हैं, जो किसानों ने जो ऋण लिए हुए हैं, उन सब के ऊपर हमको एग्जम्पशन मिलेगी केंद्र सरकार से, और उसके ऊपर जो हम फ्रेश जो लोन्स लेंगे उसके ऊपर हमको जो है सब्सिडी मिलेगी। अब इतनी सारी चीजें अगर हम ले सकते हैं इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा के, तो आपको डर किस बात का कि आप हेल्प कीजिए कि नेशनल डिजास्टर घोषित हो, जिससे कि हम जाकर अपना हक मांग सके, ना कि हम अपना भीख मांग। इस प्राकृतिक आपदा को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए जो ये हमारी चर्चा नियम 120 के अंतर्गत हो रही है, इसके अंदर मैं अपने को शामिल करता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं, और इसके लिए मैं बोलूँगा। आपने अगर सुना होगा, आई स्टिक टू द टॉपिक, और आई कोशिश करूंगा कि 10-15 मिनट में ख़त्म कर लूँ। अगर आपने ये सुना होगा कि विपक्ष में से सभी ने एक ही चीज़ बोली है कि सब सहमत हैं कि हमको एक पैकेज की आवश्यकता है, सब सहमत है कि हमको पैसे की आवश्यकता है और केंद्र से हमको जो रिलीफ है वो मिलनी चाहिए। लेकिन एक डिबेट ये हो रहा है कि जो आप पैकेज मांग रहे हो उसको आप राष्ट्रीय आपदा क्यों डिक्लेयर कराने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं उसी को थोड़ी, मैं एक मिथ को तोड़ने की कोशिश करूंगा। पहली चीज तो ये है कि एक पैकेज जो कि आर्बिट्ररी एक पैकेज होता है, वो बेसिकली क्या है कि हम अपने हितों को जो है वो ताक पर रखकर हम एक चीज मांग रहे हैं कि जो आप देंगे हमारे लिए ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर होती है तो उसका बेनिफिट क्या है। पहली चीज तो ये है कि आपदा होती क्या है, दूसरा उस आपदा का इंपैक्ट क्या होना चाहिए, तीसरा किन कंडीशंस में एक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जा सकता है, और चौथा जब राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर हो जाए तो एक स्टेट को उसका बेनिफिट क्या है। मैं क्विकली अगले 5 मिनट में ये करता हूं। डिजास्टर या आपदा, इट्स अ कैटास्ट्रोफ, मिसहैप, कैलेमिटी, अकरेंस इन एनी एरिया। ये हुआ है, ये सबको पता है कि आपदा है, हर व्यक्ति इस पे सहमत है। दूसरा, दिस कुड बी नेचुरल डिजास्टर और दिस कुड बी मैन मेड। ये नेचुरल भी है, मैन मेड भी है, इस पे भी सबकी सहमति है, किसी को कोई इशू नहीं है। तीसरी चीज कि इस आपदा से क्या होना चाहिए। पहली चीज, सब्सटैंशियल लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। सर 441 लोग जो हैं वो मर गए। मेरे हिसाब से 1905 के कांगड़ा के अर्थक्वेक के बाद इतनी बड़ी कैलेमिटी पहली बार आई है। तो इस पर भी मुझे लगता है कि विपक्ष का हर एक व्यक्ति बोलेगा कि हाँ, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि इतनी ज्यादा मौत जो है हिमाचल प्रदेश में आज से पहले नहीं हुई। सब्सटैंशियल लॉस टू और डैमेज टू प्रॉपर्टी, हमारे हिसाब से जो स्टेटेड लॉस है 8,900 करोड़ का हम बोल रहे हैं, इतना लॉस आज से पहले नहीं हुआ। ये दोनों कंडीशंस हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरी चीज, डैमेज और डिग्रेडेशन टू एनवायरमेंट। सारा का सारा सतलुज बेसिन, सारा का सारा हमारा ब्यास का बेसिन, पूरे के पूरे हमारे पहाड़, चाहे चौपाल हो, चाहे रामपुर हो या कुल्लू हो, आपका जो है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ है। ये तीनों की तीनों कंडीशंस को हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि नेशनल डिजास्टर को कब घोषित किया जाए। इसके ऊपर एक्ट साइलेंट है। एक्ट ये कहता है अगर केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी आपदा को नेशनल डिजास्टर घोषित कर सकती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, 441 लोग चले गए, उसके बाद 8,900 करोड़ का नुकसान हो गया, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ, सब कुछ हुआ, तो इसमें जो केंद्रीय सरकार है वहां पर इशू क्या है इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करने में। फॉर आवर स्टेट हमने इंपैक्ट को असेस करना है कि यहां पर पहले कुछ कभी ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। हमारी स्टेट के लिए ये इतनी बड़ी कैलेमिटी है कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करना मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का जो है वो हक बनता है। और अगर आपको ये सहमति है कि ये डिजास्टर है और इसके ऊपर हमको पैकेज मिलना चाहिए, तो अब आप ये देखिए नेशनल डिजास्टर ना डिक्लेयर होने से हमारा नुकसान क्या है। पहली चीज, अगर स्टेट को नेशनल डिजास्टर घोषित कर दिया जाता है तो एक कैलेमिटी रिलीफ फंड बनता है। सबने बोला 1 लाख से क्या होगा, 10 लाख रुपया देना चाहिए। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यह भी बोला कि जो हिमाचल है ये 10 साल पीछे चला गया है। सर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। 50,000 करोड़ का हमारा बजट है, 10 साल को वापस लाने के लिए हमको 5 लाख करोड़ चाहिए, हम वो भी नहीं मांग रहे।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसका 1% जो कि 5,000 करोड़ है वो भी मिल जाए, हम तब भी जो है देश को, अपने प्रदेश को वापस पटरी पे ला सकते हैं। तीसरी चीज क्या है कि नेशनल कैलेमिटी फंड जो बनता है, नेशनल कैलेमिटी फंड में 90% जो है वो केंद्र सरकार देगी, 10% जो है हिमाचल सरकार देगी। उससे भी अगर पूरा नहीं पड़ता तो एक नेशनल कैलेमिटी रिलीफ कंटिजेंसी फंड बनता है जिसका 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। अब ये पैसा लेने में हमको तकलीफ क्या है और ये पैसा लेने में हमको इशू क्या है, और हम क्यों नहीं ये मुंह से बोल पा रहे कि इसको नेशनल डिजास्टर घोषित करना चाहिए। और एक और सबसे बड़ी बात, नेशनल डिजास्टर घोषित होने के बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट है ऋण माफी का। आपके घरों के जो हमने होम लोन्स लिए हुए हैं, जो किसानों ने जो ऋण लिए हुए हैं, उन सब के ऊपर हमको एग्जम्पशन मिलेगी केंद्र सरकार से, और उसके ऊपर जो हम फ्रेश जो लोन्स लेंगे उसके ऊपर हमको जो है सब्सिडी मिलेगी। अब इतनी सारी चीजें अगर हम ले सकते हैं इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करवा के, तो आपको डर किस बात का है? मतलब आप सब सहमत हैं तो आप बोलिए, आप इस प्रस्ताव का जो है आप जो है समर्थन कीजिए, क्योंकि अगर इसको राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर करते हैं ये फायदा हर एक हिमाचली का है, और अगर हम डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये नुकसान हर एक वोटर का, हर एक हिमाचली का है, और उसमें इस पाप में भागीदार मत बनिए। आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर किसी भी चीज का डर है तो एक चीज याद रखिए, डर के आगे जीत है। आप मांगिए तो सही एक बार, अगर नेशनल डिजास्टर घोषित होता है तो ये पैसा सिर्फ कांग्रेस को तो नहीं मिलेगा। आप खुद कहते हैं कि हम सिर्फ 0.6% से हारे। 49.4% ऑफ हिमाचली वोटेड फॉर बीजेपी। जब सड़क बनेगी उसमें भाजपा वाला भी चलेगा, कांग्रेस वाला भी चलेगा। जो नेशनल डिजास्टर का पैसा आएगा उससे जो पाइपलाइन बिछेगी उसमें पानी कांग्रेस वाला पिएगा या भाजपा वाला भी पिएगा, तो फिर तकलीफ कहां है, विरोधाभास है कहां पर इसमें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा समर्थन कीजिए इसमें, और इसके बाद आप देखिए पैसे का काम पैसे से होगा। 8,900 करोड़ कहां से आया, अभी तक कुछ नहीं आया है। हमको मिला क्या, 180 करोड़ जो कि ऑलरेडी मिलना था। दूसरी ट्रांच 180 करोड़ की जो कि नवंबर की आनी थी वो आपने एडवांस में दे दी। 2020-2021 का जो 315 करोड़ एजी की ऑब्जेक्शन की वजह से पड़ा, जो फंसा पड़ा था, इस सरकार ने एजी की जो है वो रिमूव करी ऑब्जेक्शन, और उसका 189 करोड़ आया। आप उसको भी आर्थिक सहायता में आप गिन रहे हैं। एनडीआरएफ का 200 करोड़ जो है वो सिर्फ एडवांस जो आपका ये रिलीफ में आया, तो पैसा आया कहां आप बताइए ना। हमारे पास तो आंकड़े हैं, हम तो आंकड़ों के बेस पे बात कर रहे हैं। और इसका एडवांस मतलब जो मुझे आपने कल देना था वो आज दे दिया। आपने मेरे को तनख्वाह कल देनी थी आज दे दी, तो वो सहायता थोड़ी हुई। दिस इज नॉट अ रिलीफ, दिस इज नॉट अ रिलीफ। और अगर ये मानते हैं, आप ये मानते हैं, अगर ये मानते हैं तो 2014 का वोट इसी बेस पे मांगिए। नो डिस्टर्बेंस प्लीज। अब सर 2013 सॉरी आपको मैं 14 की शाम की बात बताता हूं मैं। 14 अगस्त को हुआ क्या कि एक वार्निंग आई कि 8 लाख क्यूसेक पानी जो है वो पौंग डैम के अंदर छोड़ा जा रहा है, या पौंग डैम के अंदर आ रहा है। ऊपर से मेरा ख्याल पंडोह के गेट जो थे वो खोल दिए गए थे। और पौंग डैम का मैं आपको बताता हूं कि इसका जो लेवल है 1380 फुट पे इसको सेफ माना जाता है। जब ये इंफॉर्मेशन आई तब जो लेवल था ऑलरेडी 1390 फुट था, और जब ये पानी आया तो जो लेवल एकदम से लगभग 1400 फुट के आसपास पहुंच गया। गेट खोले गए, और जब गेट खुले तो इकट्ठा 1.5 लाख क्यूसेक पानी, ये बीबीएमबी कहता है, लेकिन जो वहां के लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो पानी था ये पानी लगभग मतलब 180-2 लाख क्यूसेक के आसपास था, क्योंकि इतना पानी लोगों ने आज तक जिंदगी में देखा नहीं था। अब आप देखिए कि जब ये पानी आया रात को 1:30 बजे से हमको फोन आने शुरू हो गए। जब रात को 1:30 बजे से फोन आने शुरू हुए, पहला फोन लालू प्रधान, एक्स प्रधान जट वैली से, दूसरा सलामुद्दीन, और ये सबका जब फोन आए तो हमने क्या किया कि उससे एक रात पहले या उसी की जो 14 की रात को कृष्णानगर में जो इमारत गिरी थी, मुख्यमंत्री महोदय जो थे मेरा ख्याल रात को 2 बजे तक वहां थे। सुबह 6 बजे मैंने इनको टेक्स्ट करने शुरू किए। सुबह 6 बजे मेरी इनसे बात हुई, और बात करके मैंने इनको सिर्फ एक ही बात बोली कि पानी का वेग इतना है कि एनडीआरएफ की पूरी टीम जो यहाँ पे लगी हुई है उससे बात बनेगी नहीं। इन्होंने सिर्फ एक बात बोली कि मैसेज मैंने पढ़ लिया, बताओ करना क्या है। तो हमने एक चीज की डिमांड की कि इन हमको अभी और कुछ नहीं कर सकते, पर कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी की जान ना जाए, और किसी की हमारे में मतलब उतनी हिम्मत नहीं है। अब सिर्फ इसको आर्मी और हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन इसी से वो होगा। इन्होंने मेरे को एक ही आश्वासन दिया, तुम जाके अपना काम करो और ये मैं देखता हूँ। उसके बाद डीसी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन हुआ, सब कुछ हुआ। और सर 2 बजे से लेके रात के मतलब उस दिन 4, साढ़े 4, 5 बजे जब तक ये सॉटीज अलाउड थी, 2 हेलीकॉप्टर जो है वो आर्मी के आ गए। उसके बाद जो है आर्मी की जो भी वो प्लाटून या बटालियन जो भी बोलते हैं वो आ गई। हमने पैदल रास्ते से, हाँ ये आई योल कैंटोनमेंट से, ठीक है जी। और जो भी आई है 28 करोड़ का बिल हमारे पास पड़ा है जो हमने देना है।
तो बोलने का मतलब ये है कि तो बोलने का मतलब ये है कि कोशिश जो हमारी थी सर, एक दिन के अंदर हमने एक भी जो इंसान की जान है वो नहीं जाने दी। अब ये फ्लड क्यों आया? फ्लड इसलिए आया कि पानी छूटा। पानी छूटने से क्या प्रभाव हुआ कि जो ब्यास का अपना ओरिजिनल रास्ता था, वो ब्यास ने अपना रास्ता छोड़ दिया। रास्ता क्यों छूटा? एक हमारा एरिया है जिसको माइनिंग वाला एरिया कहते हैं। उस माइनिंग वाले एरिया में जो है पता नहीं कहां से टेरेस माइनिंग की जो परमिशन है, जबकि वो एरिया रिवर बेड है, रिवर बेड माइनिंग होनी चाहिए। अब वहां पर जब पानी था, पानी का स्पीड भी थी, सब कुछ था, ये वहां पे ब्रीच हो गया और ब्रीच होने से पूरी की पूरी ब्यास का रास्ता डाइवर्ट हो गया। 3 पंचायतें फतेहपुर की, 17 पंचायतें इंदौरा की, लगभग 40 पंचायतें पंजाब की जलमग्न हो गई। आप टेक्निकली देखिए, मतलब लगभग 50 से 55 पंचायतें जो हैं वो पानी के नीचे चली गई। इसका इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट नंबर 1, घर चले गए। उसके बाद आपकी जो है पशुधन चला गया, आपकी जो गौशालाएं हैं वो चली गई। इसके बाद एग्रीकल्चर की फसल, जो कि धान की फसल और हमारी गन्ने की फसल थी, वो चली गई। उसके बाद क्या हुआ सर कि हमारे बाप दादा ने हमने हमारे लिए क्या छोड़ा? ना वो धन दौलत छोड़ के गए, कुछ नहीं छोड़ के गए, सिर्फ हमारी जमीन छोड़ के गए थे। ये जो पानी है, इस पानी ने उस जमीन को रातों रात गायब कर दिया। जहां किसी की 20 किले की जमीन थी, सवेरे जब वो उठा, वो 20 किले की जगह 8 फुट का खड्डा था। अब प्रॉब्लम ये है सर कि एग्रीकल्चर की लैंड, एग्रीकल्चर प्लस ये पूरी ह्यूमन लाइफ जो है, ये ट्रेजेडी और इसकी वजह से सारी वो अप्रूट हो गई है। फिर सरकार का एक डिसीजन आया और हमने इसमें क्या किया कि सबसे पहले इनको रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद हम इनको रिलीफ कैंप्स में लेके गए। रिलीफ कैंप्स के अंदर पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री जी खुद आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, चौधरी चंद्र कुमार जी आए, हर जगह हमने यही कोशिश की। कल किसी ने एक ऑब्जेक्शन की थी कि आप सब अलग अलग गए, इकट्ठे जाना चाहिए था। सर, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, अलग अलग जाने से होता क्या है, लोगों को लगता है कि सरकार उपस्थित है। मैं तो हमेशा ये बोलूंगा कि जहां पर मुख्यमंत्री जी का दौरा होता है, 100 लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी ड्यूटीज बांटती है, एक हफ्ते एक जाए, दूसरे हफ्ते दूसरा जाए, प्रशासन भी अलर्ट रहता है और लोगों को भी लगता है कि सरकार हमारे साथ है। तो हमने लगातार वहां पे दौरे किए, लोगों को हमने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद हम लोगों को रिलीफ कैंप्स में डाला। रिलीफ कैंप्स में डालने के बाद अब जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो चल रहा है और इसके लिए सबसे बड़े धन्यवादी वो हैं। एक तो हमारी तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके अलावा जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं थी, जैसे कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास, सारे के सारे कैंप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए। उन्होंने अपनी जो सेवा भाव से फतेहपुर के अंदर, बडूखर के अंदर और बाकी 3-4 जगह पे 1-2 मंदिर भी थे जिन्होंने ये कैंप्स लगाए हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो समाज सेवी संस्थाएं और सबसे बड़े हीरो इस ट्रेजेडी के जो है वो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एसडीएम, हमारे तहसीलदार, हमारे पटवारी, हमारे डीसी। इन लोगों ने जिस प्रकार मतलब इस त्रासदी को मैनेज करने की कोशिश करी है, हमारा जो ह्यूमन लाइफ लॉस है मिनिमाइज इस वजह से हुआ है। इन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा इस सदन से, इस हाउस से। लेकिन सर, अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि इन सबके बाद एक सरकार का फैसला आया कि क्रशर बंद। अब सर, क्रशर सरकार ने नहीं बंद किए। आप अगर देखिए क्रशर बंद किसने किए? मुख्यमंत्री जी गए, उप मुख्यमंत्री जी गए, चौधरी साहब गए। जो वहां पर गया, सबको वहां के जो लोग हैं वो मतलब बर्छे तीर तलवार लेके खड़े हुए थे कि ये जो फ्लड आया है, इस फ्लड की वजह सिर्फ और सिर्फ अवैध खनन। हम खनन के खिलाफ नहीं है, मैं भी चाहता हूं खनन स्टार्ट हो जाए, खनन के खिलाफ किसी को समस्या नहीं है। समस्या जो है वो अवैध खनन की है। समस्या ये है कि मैं 3 या 4 मेरे सजेशन है, मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके हम दोबारा से जो है क्रशर्स को स्टार्ट करें और खनन को हम दोबारा स्टार्ट करें। लेकिन इसको अगर आपने रिंग फेंस करना है, पहली चीज तो ये है सर, प्लीज एग्जामिन ऑल माइनिंग लीजेस। माइनिंग लीज 2 प्रकार की होती है जो बड़ी मेन टाइप्स हैं। एक है टेरेस माइनिंग। टेरेस माइनिंग होती है पहाड़ी एरिया के लिए। दूसरी होती है रिवर बेड माइनिंग। आप ये देखिए कि रिवर बेड एरिया में अगर टेरेस माइंस हैं तो उनको इमीडिएटली शट डाउन करना चाहिए और इमीडिएटली शट डाउन करने के बाद प्लीज जो नए प्रपोजल्स है उन प्रपोजल्स को आप मंगाइए। दूसरी चीज क्या होती है सर वहां पे कि मेरा माइनिंग का एरिया है, मैं अपना माइनिंग का एरिया छोड़ के किसी दूसरे की जमीन में माइनिंग कर रहा हूं। अब दूसरे की जमीन में माइनिंग करने से सरकार को कोई फायदा नहीं, उसका कोई फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, उसका कोई टैक्स आपको नहीं मिलेगा। आप क्या करते हैं कि किसी एग्रीकल्चरिस्ट के साथ डील करके उसकी जमीन में माइनिंग करते हैं। अब जब उसकी जमीन पोली हो जाती है तो वो मेरे पास आता है कि सर रातों रात माइनिंग वाले और मेरी जमीन चोरी करके ले गए, जबकि ये हैंड इन ग्लव है, ये पैसे ले चुका है। फिर मेरे को कहता जी इस पर डंगा लगा दो। तो एक प्रोविजन हमको बनाना चाहिए कि प्राइवेट लैंड के ऊपर अगर माइनिंग हो रही है 10 लाख रुपया प्रति एकड़, आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाइए, ये तभी रुक सकता है। हमारे पास पुलिसिंग का मैकेनिज्म नहीं है। वी कैनॉट गो अहेड एंड पुलिस ईच एंड एवरी माइनिंग एक्टिविटी। बट जहां पर माइनिंग हो चुकी है और वो अगर प्राइवेट लैंड है तो ये प्राइवेट लैंड ओनर को जब तक मैं पेनलाइज नहीं करता, हम ये इलीगल माइनिंग को शायद हम ना रोक पाए।
तीसरा मेरा एक छोटा सा एक रिकमेंडेशन है, और ये रिकमेंडेशन ये सर कि जो हमारी अभी खड्डे हैं और जो हमारे ट्रैक्टर वाले हैं, ये बेरोजगारी से भी एक थोड़ा बहुत लिंक्ड है। अगर मैं एक छोटा लाइसेंस फॉर माइनिंग ऑफ थ्रू द ट्रैक्टर्स, अगर मैं 5,000, 20,000, 25,000 ये जो भी एक एनुअल रेवेन्यू के ऊपर अगर मैं अपने बेरोजगार भाइयों के लिए अगर एक मैं सेपरेट स्पेशल लाइसेंस अगर मैं माइनिंग का दे सकूं, जो कि हमारी खड्डों पे बिना मशीन को यूज किए अगर अपने ट्रैक्टर्स के थ्रू अगर ये अपना रेता बजरी अगर ये करें, तो आप देखेंगे जी, जो शॉर्टेज की कंडीशन जो आज आपको दिख रही है, इसको हम काफी हद तक हम ईज आउट कर सकते हैं। अगर क्रशर्स आज हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो ये मे बी स्मॉलर लाइसेंसेस फॉर ट्रैक्टर ओनर्स स्पेशली जो कि एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, उनकी 2 महीने की खेती के बाद उनके ट्रैक्टर खड़े रहते हैं, अगर इसको हम माइनिंग लाइसेंस दे के अगर उसको हम रेगुलेट कर लें, हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और बेरोजगारी का इशू भी है जो वो रुक जाएगा। इलीगल माइनिंग ट्रैक्टर्स के थ्रू भी होती है, लेकिन वो भी 4,000 25,000 के मतलब चलान दे के ना उनको कुछ बचता है ना किसी और को कुछ बचता है। तो बोलने का मतलब ये है कि दिस इज वन सजेशन दैट आई हैव फ्रॉम माय साइड। अब सर आखिरी पॉइंट मेरा ये है कि उसी वापस मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं, और मुद्दा बड़ा सिंपल है कि नेशनल डिजास्टर घोषित होने से जो बेनिफिट हमको मिलेगा, उस बेनिफिट का मतलब ये है कि हमको कटोरा लेकर मांगने के बजाय केंद्र सरकार हमको जो हमारी हक हलाल की कमाई है वो हमको दे सकता है। आखिरी चीज इसमें ये है सर कि अगर आप हमारे अनुपात को देखें, द नंबर ऑफ शहीद जो हमारे हैं सर, लास्ट 30 सेकेंड, नंबर ऑफ शहीद जो हमारे हैं हिमाचल प्रदेश के, अगर मैं जनसंख्या के अनुपात से शहीदों को देखूं तो हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है। 75 लाख की आबादी पे जितने हमारे शहीद हैं, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है। हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम लोग अपने मतलब स्वाभिमान के लिए मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं विपक्ष से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप हेल्प कीजिए कि नेशनल डिजास्टर घोषित हो, जिससे कि हम जाकर अपना हक मांग सके, ना कि हम अपना भीख मांगे।